नमस्कार। सबसे पहले तो नववर्ष की सबको बधाई हो। जो भी आपकी कामनाएं हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की, वो आपकी पूरी हो, आप सफलता प्राप्त करें इस साल में, ये हमारी आपको बधाई है। इसी बात को लेकर हम एक सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जो कि टारगेट करेगी यूपीएससी 2025 के प्री को। लेकिन केवल इसका टारगेट यूपीएससी 2025 प्री नहीं होगा। इसमें जो भी बच्चे जिस तरीके की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस की, किसी भी एग्जामिनेशन की, वो सारे इसमें कवर होते रहेंगे, क्योंकि बहुत एक साइंटिफिक अप्रोच को लेकर चलेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, फैक्ट्स को लेकर चलेंगे, सारी चीज़ों को समझें। क्योंकि जो बहुत हायर एग्जामिनेशन है, आईआईटी के देख ले, नीट के देख ले, नीट पीजी देख ले, कैट के देख ले, वहाँ पर जो स्टडी होती है ज़्यादातर रेट्रोस्पेक्टिव होती है। यानी कि पहले क्वेश्चंस को वहाँ पर तैयार किया जाता है, क्वेश्चंस को देखा जाता है, उसके बेस पर अपनी स्टडी को पीछे की तरफ पढ़ा जाता है। उससे क्लैरिटी बहुत आती है, दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, कंसेप्ट्स को जो कैच करता है। यूपीएससी में भी ऐसी कोशिश रहती है, लेकिन हम बहुत कम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चंस को हम खुद बनाएंगे, करंट अफेयर से जोड़कर बनाएंगे, स्टैटिक चीज़ों को भी करंट अफेयर से जोड़ेंगे, और जो भी ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न आएगा जो आपको फ़ायदा होगा, उसको यहाँ पर लेकर आया जाएगा। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले रीसेंट टॉपिक से चलेंगे, फिर पीछे करंट अफेयर की तरफ जाएंगे, और जिन टॉपिक्स को आपने हाल ही में पढ़ा होगा वो पढ़कर लगेगा कि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। यही दिक्कत होती है यूपीएससी के साथ। तो इसी बात को लेकर हम इस पूरे उसको चलते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और एक और बात, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, तो इंग्लिश क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। और लगभग रोज़ कोशिश रहेगी हमारी कि 2 क्वेश्चंस को ही देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा नहीं होता। आपकी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन में कुछ होगा नहीं। अभी बहुत समय है, अभी भी अगर हम लग जाएंगे तो हमारी जो मंजिल है वो दूर नहीं। तो चलिए पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हिंदी में। अब देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो केन बेतवा के ऊपर। आप कहेंगे ये तो अभी पढ़ा है, सब याद होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाल ही में केन बेतवा नदी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परियोजना का उद्देश्य बेतवा नदी बेसिन से अधिशेष जल को केन नदी बेसिन में स्थानांतरित करना है। तो सरप्लस जो वाटर है आखिर होना क्या है, किसका पानी किस में जाना है, ये बहुत मैटर करता है। इस चीज़ को अब कितनों ने पढ़ा, कितनों ने नहीं, ठीक है। तो बेतवा नदी से बेसिन से केन की तरफ जाना है, ये स्टेटमेंट कह रही है। तो एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम बेतवा रिवर टू केन बेसिन। केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाना है। केन नदी पर एक बांध बनाया जाना है जिसका नाम है दौधन बांध। यह जो पूरा क्षेत्र है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी, परियोजना से सौर ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, सोलर एनर्जी भी उत्पन्न होगी यहाँ पर, तीसरी स्टेटमेंट है। केन गंगा नदी में मिलने से पहले यमुना की अंतिम सहायक नदी है। तो 2 बातें हो गई यहाँ पर, एक तो केन यमुना में मिल रही है, और यमुना में मिलने के बाद यमुना फिर किसी और नदी या कोई और नदी उसमें आकर नहीं मिलती, वो सीधा गंगा में मिलती है। केन इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना बिफोर इट ज्वाइंस गंगा रिवर। तो चूज दी करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन देखनी है इन सब में से कौन सी है। हम पहले अब इस कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अब हमें पॉइंट समझने में मदद मिलेगी। यही साइंटिफिक अप्रोच है। तो सबसे पहले जो केन और बेतवा दोनों, एक फैक्ट यहां पर, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। दूसरी बात, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यमुना की है, तो एक पॉइंट को पहले देखते हैं। यहाँ पर ये यमुना नदी चली आ रही है, इसमें एक चंबल नदी मिल रही है, तो यहाँ पर एक चंबल नदी भी हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सिंध, हम सिर्फ इस तरफ वाली नदियों की बात कर रहे हैं। एक सिंध है, बेतवा, और एक इसमें केन बड़ी नदी जाकर मिल रही है। तो जो केन है उसके मिलने के बाद जो यमुना है वो सीधा प्रयागराज में जाकर किससे मिल रही है, गंगा से। तो जो एक पॉइंट हमारा अंतिम था, जिसको हमने शायद ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन जिनका नहीं है वो करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, वो उस चीज़ को नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। तो केन जो है वो लास्ट ट्रिब्यूटरी और यमुना की ट्रिब्यूटरी, तो एक पॉइंट हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, जल शक्ति। अब देख लेते हैं जो केन का ओरिजिन है वो कहाँ पर है। जो केन का ओरिजिन है वो कैमूर रेंज में है, और
डिस्ट्रिक्ट जो है जबलपुर मध्य प्रदेश। और जो बेतवा नदी है जिसका दूसरा नाम बेत्रावती और कई बार वेत्रावती भी कहा जाता है, इसकी जो ओरिजिन है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। झिरी विलेज सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पास इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद ये यमुना में मिलती है जाकर हमीरपुर जिले में एट घाटमपुर। ठीक है, तो ये इन दोनों नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ कि प्रोजेक्ट क्या है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर 30 ऐसे प्रोजेक्ट हैं। इन 30 प्रोजेक्ट्स में से जो पहला प्रोजेक्ट है वो केन बेतवा रिवर लिंक है, उसके ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट ये काफ़ी बार कोशिश की गई, 1980s में भी की गई, 60s में भी की गई, इवन जो ब्रिटेन का ज़माना था जब ब्रिटिश का रूल चलता था उस समय भी कोशिश की गई। लेकिन जो ओरिजिनल अगर कहें इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है तो 2005 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है केंद्र के बीच में, यूपी गवर्नमेंट के बीच में और एमपी गवर्नमेंट के बीच में। और 2021 में ये एक तरीके से जाकर पूरी तरीके से ग्राउंड पर आता है, फाइनलाइज होता है। ठीक है, फाइनलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की बात हो गई। अब इस प्रोजेक्ट में होना क्या है, इसमें जो केन का सरप्लस वाटर है वो जाएगा केन रिवर से कहाँ पर, बेतवा रिवर में। तो जो हमारा पहला पॉइंट था वहाँ पर था कि बेतवा रिवर से जो सरप्लस वाटर है वो केन में जाएगा, नहीं यहाँ पर उल्टा है, केन से बेतवा में जाएगा। क्योंकि जहाँ पर ये पानी जाना है वो बुंदेलखंड का रीजन है, वहाँ पर बहुत सूखा पड़ता है, वहाँ पर पानी की भी कमी है। तो जो इसका एम है, इसका अगर हम एक एम देखें तो उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं डिप से। डिप से एक तो हो गया ड्रिंकिंग वाटर, आई से हो जाएगा इरिगेशन यानी कि सिंचाई, सिंचाई में फ़ायदा करेगा। और पी से हो जाएगा पावर जनरेशन। और पावर यहाँ पर देखिए दो तरीके की होगी, एक तो हाइड्रो पावर यानी कि जल की ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा, हाइड्रो पावर, और साथ में सोलर एनर्जी भी यहाँ पर मिलेगी। लगभग 35 मेगावाट के आसपास मिलना है और ये 103 मेगावाट है। अच्छा देखिए यहाँ पर यूपीएससी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो फैक्ट्स की डिटेल उस तरीके से वैल्यू नहीं करती, वहाँ पर कंसेप्ट के ऊपर फोकस रहता है। तो कितना एरिया इरिगेशन में आएगा, कितना वो होगा, कितना वो सब नहीं पूछना है उसने, उसको पता होना चाहिए कि फ़ायदा क्या होगा। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर, पावर में हाइड्रो और सोलर दोनों हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट उस क्वेश्चन के और क्लियर हो गए। अब उसके बाद एक और पॉइंट था यहाँ पर, अगर हम देखें ये जो केन बेतवा लिंक है वो नज़र आ रहा है, ये केन नदी है, ये बेतवा है, और यहाँ पर एक ग्रीन सा एरिया नज़र आ रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो जो एक और ऑप्शन थी कि पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व में है, वो हमारी गलत है। तो ये कहाँ पर है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। तो पन्ना भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये 2020 में यूनेस्को ने इसको बनाया है। तो पंचमढ़ी नहीं है, पन्ना है। और उसके अलावा एक और जो पॉइंट है जिसको हम कहेंगे इम्पॉर्टेंट है, 221 किलोमीटर की एक नहर बनाई जाएगी, कैनाल बनाई जाएगी, और इसके अंदर जो 2 किलोमीटर की है कैनाल वो अंडरग्राउंड रहेगी, यानी कि एक टनल की फॉर्म में उसको वहाँ से पानी को लेकर जाया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में 3 एक तरीके से जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक पंचमढ़ी है, एक पन्ना है, एक अचनकमर अमरकंटक है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है। इन दोनों रिजर्व के बारे में, पन्ना और उसके बारे में थोड़े से पॉइंट और ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम बहुत रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे, जितनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर मेनली हमारा है पन्ना नेशनल पार्क,
जिसको कि पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और जब वो दौधन बांध बनेगा जिसकी की ऊंचाई 78 मीटर के आसपास रहेगी, तो काफ़ी सारा टाइगर रिजर्व का एरिया जो है डूब जाएगा। इसीलिए कुछ एनवायरनमेंट वाले जो बहुत प्रोटेक्शन में रहते हैं उसके लिए वो कह रहे हैं कि बहुत गलत है, इवन ऑपोजिशन भी कह रही है। लेकिन ठीक है, वहाँ की रिक्वायरमेंट, वहाँ सूखा बहुत पड़ता है, लोग माइग्रेट होके दिल्ली, हरियाणा और इन सारी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी जगह पर रह नहीं सकते। और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अगर बात करें पंचमढ़ी की, जो हमने नाम लिए हम उनके बारे में देख लेंगे। पंचमढ़ी में एक पंचमढ़ी के नाम से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसके अलावा एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग रिवर है उसके बारे में। जो मेन पॉइंट्स है उसको हमने फोकस करके देखा। आइए अब प्रश्न को देख लेते हैं, वापस चलते हैं वहां पर, अब देखते हैं हम आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। तो देखिए, पहली ऑप्शन है केवल एक। तो परियोजना का उद्देश्य बेतवा नदी से अधिशेष जल को केन नदी लेकर जाना है। ये हमें पता है कि इसका उल्टा है, केन नदी से बेतवा नदी में जाना है। तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। तो इसका मतलब पहली गलत हो गई, और पहली अगर गलत हो गई तो 1 और 4 ये दोनों गलत हो गई। अब रह गया 2, 3 या 2, 3, 4। तो केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाना है। यह पूरा क्षेत्र पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। लगता है कहीं ऑप्शन में कोई गलती हो गई है। तो दूसरा भी गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आई थिंक यहाँ पर केवल 3 और 4 आएगा। ठीक है, तो टाइप कर। तो परियोजना से सौर ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, बिल्कुल सही है, हमने देखा है। और केन गंगा नदी में मिलने से पहले यमुना की अंतिम सहायक नदी है। तो 3 और 4 जो इसका आंसर है ये बिल्कुल सही है, और जो दूसरी ऑप्शन है ये सारी गलत है। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम ये ज़रूर लेगा यूट्यूब के हिसाब से, ज़रा सा ज़्यादा, लेकिन कोशिश रहेगी उसको भी हम कम करें। पनामा नहर के ऊपर चलते हैं। न्यूज़ चर्चा में रही है, लगेगा कि इस पर बहुत आसान प्रश्न आने वाला है या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न को पढ़ के। तो पनामा कनाल जो कि अभी न्यूज़ में थी, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पनामा कनाल ने क्या किया है, रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक ओशियन, यानी कि पैसिफिक से अटलांटिक ओशियन का रास्ता उसने कम कर दिया है, या वाइस वर्सा, और यहाँ पर आएगा और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, यानी कि दोनों तरफ से उसका आया जा सकता है, यानी कि 2 वे है। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ से भी आ सकते हैं। तो पनामा नहर ने प्रशांत से अटलांटिक महासागर की दूरी कम की है, और अटलांटिक से प्रशांत की भी दूरी कम की है, या वाइस वर्सा नहीं लिखा हुआ। पहले जहाज दक्षिण अमेरिका के सिरे पर चक्कर लगाते थे, जिसे कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। अर्लियर द शिप यूज्ड टू एनसर्कल एट द टिप ऑफ साउथ अमेरिका नोन एज कैपे ऑफ गुड होप। तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा, पनामा नहर भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। पनामा नेखर जो है, जो कैनाल है, वो कहाँ है, साउथ ऑफ इक्वेटर में स्थित है। जो तीसरा पॉइंट ये है, हमें आंसर निकालना है। चलिए, पनामा जो कैनाल है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो पनामा कैनाल है ये 82 किलोमीटर लॉन्ग है, 82 किलोमीटर लंबी है। दूसरा पॉइंट, ये ऑपरेशनलाइज हुई है यानी कि 1914 में, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो यूएसए ने की है। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के शुरू होने से पहले 1880 में फ्रेंच डिप्लोमेट थे जिनका नाम था फेर्डिनेंड डी लेसेप्स। इन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन कई कारणों से, फाइनेंशियल लॉस के अलावा वहाँ पर एक बीमारी, महामारी मलेरिया फैलने की वजह से ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाया। तो बाद में जाकर यूएसए ने किया। और जो फेर्डिनेंड डी लेसेप्स है, यही वो व्यक्ति हैं जिसने सुएज कैनाल का भी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और उसे कंप्लीट करवाया था, या उनके समय में वो बाद में कंप्लीट होता है। तो पनामा की भी इन्होंने शुरुआत की, लेकिन ये पूरी कर नहीं पाए, तो यूएसए की हुई। फिर उसके बाद यूएसए का इस पर अधिकार रहा, लेकिन
जो पनामा देश है उसके बीच में इशू बनता है और फिर जाकर 1977 में ट्रीटी साइन होती है। और देखेंगे फिर दोबारा से इंपॉर्टेंस है क्योंकि जिस यूएस प्रेसिडेंट ने साइन की उनका नाम था जिमी कार्टर, और जिमी कार्टर की अभी हाल ही में देहांत हुआ है 100 साल में। तो पनामा कैनाल हर तरफ से इंपॉर्टेंट हो गया। और एक और तरफ से इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट भी देखते हैं। तो 1970 में ट्रीटी होती है तो 2 ट्रीटी साइन की जाती हैं। एक ट्रीटी का नाम रहता है परमानेंट न्यूट्रलिटी, इस ट्रीटी के अंतर्गत यूएस के लिए ये जो कैनाल है परमानेंट ओपन रहेगी, उसको कभी भी आने जाने से नहीं रोका सकता। हाँ, उससे चार्जेस लिए जा सकते हैं, जिसका ट्रम्प शोर मचा रहे हैं कि जो चार्जेस है बहुत बढ़ा दिए गए हैं। उसके भी कारण है क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम है कैनाल का वो इस तरीके से है, पानी को वहाँ पर लॉक सिस्टम है, वहाँ पर उसमें पानी आर्टिफिशियली डाला जाता है। तो आर्टिफिशियली वहाँ पर पानी अगर पूरा नहीं है तो उसके चार्जेस वहाँ पर इसलिए बढ़ा दिए गए हैं। तो ये ट्रीटी के हिसाब से ये परमानेंट यूएस के लिए ओपन रहेगी। और अगर कोई देश यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है तो यूएस से अपनी मिलिट्री को यूज़ करेगा, यहाँ पर क्लॉज में लिखा हुआ है। तो परमानेंट न्यूट्रलिटी की ये ट्रीटी है। दूसरी ट्रीटी है जिसे कह सकते हैं पनामा कैनाल ट्रीटी, जिसके द्वारा ये जो कैनाल है ये पनामा को सौंप दी गई। और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 31/12/1999 को ही इस पर पनामा का पूरा अधिकार होता है और अभी 25 साल इसके पूरे हो रहे हैं 2 दिन पहले। तो हर तरफ से क्या है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ट्रीटी के ऊपर सवाल आया जा सकता है। देखिए कितने सारे इसमें क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो इसमें दूसरा प्रश्न था, जब पहले ये रास्ता नहीं था तो क्या था, यहाँ से घूमना पड़ता था। देखिए जो नया रूट है केवल 5200 नॉटिकल माइल्स है और जो पुराना था वो 13,000 नॉटिकल माइल्स था। तो बहुत लंबा रास्ता था और साउथ अमेरिका के टिप से घूमकर जाना पड़ता था। इसी टिप के ऊपर एक प्रश्न था कि उसका नाम क्या है, कैपे ऑफ गुड होप। लेकिन अगर आपको याद हो तो कैपे ऑफ गुड होप कहाँ पर है, यहाँ पर है और ये है साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका जो कंटिनेंट है वहाँ पर कैपे ऑफ गुड होप है और जो उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है कैपे ऑगुलस। तो इस तरीके के प्रश्न भी बहुत आते हैं। तो कैपे ऑफ गुड होप नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये जो कैनाल है ये ऑब्वियस बात है कि पैसिफिक से अटलांटिक और अटलांटिक से पैसिफिक को जोड़ती है। यहाँ पर ये कैनाल है सीधा कैरेबियन सी में जाकर घुस रही है जो कि वहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका का जो सदर्न अमेरिका का जो टिप है उसका नाम देखिए क्या है, कैपे हॉर्न। तो पहले कैपे ऑफ गुड होप नहीं, कैपे ऑफ हॉर्न से घूमकर जाना पड़ता था। तो आइए अब चलते हैं उसके आंसर की तरफ, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। तो पनामा नहर ने प्रशांत से अटलांटिक महासागर की दूरी कम कर दी है, बिल्कुल सही है। पहले जहाज दक्षिण अमेरिका के सिरे पर चक्कर लगाते जिसे कैप ऑफ गुड होप कहा जाता था, ये पॉइंट हमारा गलत है। पनामा नहर भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है या उत्तर में, इस पॉइंट को देख लेते हैं इस डायग्राम से। ये रहा इक्वेटर और ये रही पनामा कैनाल। तो साउथ में नहीं, उसके नॉर्थ में है। और जो पनामा कैनाल है अगर प्रश्न आ जाए तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। वेस्टर्न और ईस्टर्न उस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है। जब हम डायरेक्शन को देखते हैं तो NE2 लिखा होता है ना, NE लिखा होता है, SC लिखा होता है, यानी कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न। तो ये वेस्टर्न में है और साथ में नॉर्दर्न भी है, तो NW हो जाएगा इसका। तो उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो पनामा नहर भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, ये भी हमारा गलत है। तो सही उत्तर चने, सभी सही है, ये भी गलत है, केवल एक। तो हमारा आंसर जो है बी है। केवल 1 और 2 नहीं हो सकता, केवल 1 और 3 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है केवल 1 यानी कि बी। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। आज थोड़ी हमने और भी बातें की हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हो, लेकिन कोशिश रहेगी कि इसको कंसाइज रखें। 10 से 12 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में इसको समेटें ताकि आपका समय भी ख़राब ना हो और आपको नॉलेज जो है वो भरपूर मिले। लेकिन इसके लिए आपकी भागीदारी भी उतनी ज़रूरी है। आप अपने कमेंट करेंगे, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता उसको लिखें या आपकी जो अपनी राय है उसको करें, क्योंकि ये दोनों तरफ से ही चलेगा। अगर आपका कोऑपरेशन रहेगा तो ये प्रोग्राम, ये सीरीज़ लंबी चलती रहेगी। नहीं तो हमारी कोशिश तो रहेगी पूरी लेकर जाने की, लेकिन फिर भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। और हो सकता है मेरे साथ इसमें कई और कलीग्स भी मेरे आकर जुड़े और हो सकता है ना भी जुड़े, वो भी कोशिश रहेगी।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।